हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका राइजिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। ये हमारे यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आरसीसी यानी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के। ठीक है, तो हमारा जो कोर्स है उसका पहला सब्जेक्ट चलने वाला है आपका आरसीसी। ठीक है, आरसीसी के साथ साथ आपका सीटी चलेगा। ठीक है, आरसीसी के साथ साथ आपका सीटी भी चलेगा। जो अगस्त का महीना है, आज ही से ये बैच स्टार्ट हुआ है, तो अगस्त के महीने में हम लोग 6 से 7 सब्जेक्ट जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा पढ़ाया जाएगा जो आपका पेपर पैटर्न है उसी के अनुसार आपका हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपके 0 लेवल से उठेंगे, मॉडरेट तक जाएंगे और मॉडरेट से थोड़ा सा आपका कठिन क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट हैं उन्हीं में आपको न्यूमेरिकल दिखेगा, तो थोड़ा सा लेवल आपका वहां पर बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल तक जाएंगे। जब हाई लेवल तक जाएंगे तो सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए एक काम करना है। प्रैक्टिस के लिए आप यूथ पब्लिकेशन ले लीजिए। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन आपको ले लेना है प्रैक्टिस के लिए। बाकी सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पर टेस्ट आपके लेने वाले हैं। ठीक है ना, मुश्किल से आरसीसी में 7 से 8 लेक्चर पढ़ाएंगे, बिल्कुल फैक्चुअल चीजें पढ़ाएंगे जो आपको पेपर में 100% दिखेगा। ठीक है, जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा आप मत पढ़िएगा। पेपर में 100% सारे जो है नोट्स से ही मैच करेंगे। ठीक है, नोट्स से ही मैच करेंगे, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। ठीक है ना, तो 99% बिल्कुल यही है। तो जो हम आपको पढ़ाएंगे बस उतना ही आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना, तो 2 महीने बचे हैं, 2 महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, तो जितनी चीजें हैं उतना आपको पढ़ना है जो हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यूथ ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए यूथ ले लीजिएगा और जो टेस्ट है वो तो हम कराएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपके टेस्ट रहेंगे। लास्ट में आप देखेंगे जब पेपर 15 दिन रह जाएगा तो लगातार आपके 4-5 टेस्ट ले लेंगे फुल। ठीक है, 4-5 टेस्ट ले लेंगे फुल वाले, प्रैक्टिस हो जाएगी और वहां पर जब पेपर में जाएंगे तो आप वहां पर क्या करेंगे, पेपर को आसानी से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ा वेटेज की बात करें कि कितना क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो आरसीसी और सिटी की बात करें यूपी ट्रिपल एस सी के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अक्टूबर नवंबर में DFCCIL भी है, DFCCIL। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी का जो सिलेबस है इनसे थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इनसे थोड़ा ज़्यादा है। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी में एस्टिमेशन भी आएगा, स्टील स्ट्रक्चर भी आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन DFCCIL में वही गायब रहेगा, वो लोग नहीं रहेंगे, ना स्टील रहेगा ना एस्टिमेशन रहेगा। तो अगर यूपी ट्रिपल एस सी वाला ये जो क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो ये DFCCIL का पेपर भी आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, बहुत तेजी से तैयारी हो जाएगी। अब देखेंगे ये भी क्रैक हो जाएगा और ये भी क्रैक हो जाएगा, दोनों एक ही साथ पेपर है। तो अगर इसकी तैयारी करते हैं तो DFCCIL आपका 100% निकल जाएगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी वाला भी जॉब बहुत अच्छा है, DFCCIL वाला। तो ये जो कोर्स है वास्तव में ये दोनों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, बिल्कुल आपका हम डिजाइन करके बनाए हुए हैं। ठीक है, और क्या है, एक काम और आपको देखना है, जो भी हम लेक्चर पढ़ाएंगे ना इसका हम नोट्स देंगे, हैंड रिटन नोट्स है, मतलब हम नोट्स बढ़िया से तैयार करेंगे, एकदम फैक्चुअल जो नोट्स रहेगा समझ लीजिए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरसीसी में मुश्किल से आपको 20 पेज पढ़ाएंगे, उसी में से आपके पेपर में सब फंस जाएगा। ठीक है, उसी में से फंसेगा, तो जो नोट्स हम देंगे उस पर आप ध्यान दीजिएगा। आपको अपने कॉपी में लिखना, हम हाथ से लिख करके आपको PDF देंगे। ठीक है, एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप में डालेंगे, तुरंत आप नोट्स बनाइएगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम कर लेंगे और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा मार्केट में बुक है, लेकिन यूथ पर जाइए, यूथ वाले से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद हम भी कुछ सीटें आपके लिए बनवा देंगे। ठीक है, SSC जेई का है, सीट बना हुआ है, इसका सीट अभी बना नहीं है, तो इसके सीट के क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। तो हम टेस्ट में वो सारी चीजें डालेंगे, प्रैक्टिस आप किससे, यूथ से कर लीजिए। जो हमारे टेस्ट में क्वेश्चन रहेंगे वो सब बनाए हुए रहेंगे, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में आया कहीं देखे हैं टिक मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमारे सारे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहेंगे, हमारे टेस्ट में, तो आपका पता चल जाएगा आप कितनी तैयारी किए हुए हैं, रटा हुआ तो नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो कोर्स है यूपी ट्रिपल एस सी जेई क्रैश कोर्स आपके DFCCIL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लड़के भी, जो भी स्टूडेंट हैं वो DFCCIL की तैयारी नहीं कर रहे थे अथवा डर रहे थे, किसी कारणवश कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, वो क्या करें, यूपी ट्रिपल एस सी जेई क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लें। ठीक है, बहुत आसानी के साथ आपका DFCCIL भी क्रैक हो जाएगा, एक ही साथ पेपर है। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं आरसीसी पर। तो आरसीसी की अगर बात करें और सिटी की मार्क्स की तो बात किए नहीं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी में यहाँ से जो है 20 से लेकर के
25 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन जो है अगर सही करते हैं तो 4 मार्क्स दे करके जाएगा, यानी 80 से लेकर के ये 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है आरसीसी और सिटी। और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तब भी सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे, क्योंकि बिल्कुल कंसेप्चुअल ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप पढ़ लेंगे तभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे कोचिंग वाले प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं कि मतलब 6000 क्वेश्चन कर लीजिए, 12000 क्वेश्चन कर लीजिए, इसी में से आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। उस क्वेश्चन से कैसे आएगा? क्वेश्चन से थोड़ा पता, कोई जरूरी है कि वही क्वेश्चन आए, ठीक है, वही आएगा तो सब लोग कर लेंगे। क्योंकि ये लोग जो दूसरे कोचिंग वाले हैं वो करते कुछ और नहीं है, क्या करते हैं, पुराने क्वेश्चन है उसी को ला करके प्रिंट करा देते हैं और आपका प्रैक्टिस कराते हैं कि इसका आंसर बी है, इसका सी है। कंसेप्ट तो पता हो, कंसेप्ट रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड आएगा आप कर लेंगे। अगर प्रैक्टिस केवल करते हैं तो बड़ी समस्या है, केवल वही क्वेश्चन आप कर पाएंगे, दूसरे नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान से रखिए। तो प्रैक्टिस जो किया जाता है, 50,000 की बुक आती है यूथ की, उससे बड़ा प्रैक्टिस कोई नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट लीजिए, किसी सवाल में दिक्कत है, कोई नया दिख जाए अगर तो हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो हम तुरंत बताएंगे, ठीक है। बाद में दूसरे लेक्चर में उसको डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए देखिए जरा, तो अच्छा खासा मार्क्स दे करके जाएगा, ऊपर से DFCCIL में भी अच्छा खासा मार्क्स देगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है माइनस मार्किंग है पेपर में, तो ध्यान आप देंगे। तो देखिए जो टेक्निकल के 125 क्वेश्चंस होंगे वो 500 के रहेंगे। इसमें से केवल सिटी और आरसीसी आपको 80 से लेकर के 100 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। 80 से लेकर के 100 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स नंबर देगा, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पहले उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे ये पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग सॉइल पढ़ लेंगे, ठीक है। सॉइल पढ़ लेंगे तो इस महीने में 5 से 6 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे और अगले महीने में 15-16 तक आपका जो है लगभग 8-9 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो आपको पेपर में एकदम दिखते हैं, जो नहीं दिखते हैं वो एकदम लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना है और हमारे साथ चल रहा है। नोट्स आप वही बनाएंगे जो हम बनाएंगे, ठीक है ना, इस पर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आरसीसी पढ़ते हैं। अब आरसीसी में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देना है। कंसेप्ट अगर आपको मिल गया तो कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो पहला लेक्चर है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन भी इसमें रहेगा, तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज देना है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में बनाना है। चलिए अब देखिए क्या, अगर कंक्रीट की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आपके दिमाग में थोड़ा सा आना चाहिए। हमें क्या पढ़ना है? कंक्रीट स्ट्रक्चर। कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 स्ट्रक्चर दिखते हैं, 3 स्ट्रक्चर दिखते हैं कंक्रीट के। एक होता है आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन होता है, वैसे प्लेन मतलब सादा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, सीमेंट कंक्रीट ही हम लोग पढ़ रहे हैं। एक होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ध्यान लगाना है, बहुत ध्यान लगाना है। जितना हम पढ़ा देंगे, आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर कोई भी आरसीसी का लेक्चर देखिए, जो हम पढ़ा लें, मेरा पूरा लेक्चर देखिए, फिर उनका देखिए, ठीक है। अभी आपको क्वालिटी में डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। इसीलिए हम फीस लेते हैं, क्वालिटी आपको देंगे, क्वालिटी आपको मिलेगी, पेपर इसके बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार हमारा देख लीजिए, उसके बाद पूरे YouTube पर जितना आरसीसी है, आप जो चीज़ हम पढ़ाएं उसको सर्च करके देखिए, उनके लेक्चर में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए आप देख लीजिएगा, फिर हमारा कोर्स परचेज करना है आपको। चलिए ये देखिए क्या है, PSC प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट कह सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कंक्रीट, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये तीनों हमारे सिलेबस में, ठीक है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट मतलब सिटी की बात कर रहा है, सिटी भी पढ़ना है, आरसीसी लिखे हुए हैं, ये आरसीसी है, ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। और पीएससी से भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, प्री स्ट्रेस्ड, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये वाला हम लोग सिटी साथ में चलेगा। इसमें आप देखेंगे ना, इस वाले स्ट्रक्चर में आपका रेनफोर्समेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल यही है, पहला ही सवाल हमें मिल गया कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्समेंट होता है कि नहीं होता है। तो ये लिख सकते हैं मे बी और लिख सकते हैं मे नॉट। इसमें क्या है देखिए, इसमें जो है रेइंफोर्समेंट, अभी रेइंफोर्समेंट की बात करेंगे, प्रबलन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें छड़ें हो सकती हैं स्टील की, अथवा नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है, नहीं भी हो सकती हैं। देखिए एक कंक्रीट है, मतलब सीमेंट कंक्रीट बनाए हैं, ऐसे स्लैब डाल दिए, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का छड़ नहीं डाल रहे हैं, रेइंफोर्सिंग मटेरियल नहीं डाल रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, जैसे छज्जा बनाते हैं, वो होता है ना खिड़की खुली
खुली रहती है कि बरसात का पानी ना आए तो ऐसे लोग बाहर निकाल देते हैं छज्जा, उसमें आप देखते हैं ना छड़ डाले रहते हैं, उसमें रीइंफोर्समेंट डाले रहते हैं, मतलब छड़ डाले रहते हैं, लेकिन वो जो छड़ पड़ा रहता है वो बेंडिंग मोमेंट को मद्देनजर रख करके नहीं डिजाइन किया गया रहता है, ठीक है। मतलब अगर इसमें रीइंफोर्समेंट रहेगा तो स्ट्रेंथ वो नहीं देगा, स्ट्रेंथ में हम लोग भागीदारी नहीं लेंगे, तब कहेंगे इसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, तो ये वाला चीज आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर उसमें रहेगा, अगर रेनफोर्समेंट उसमें है, प्रबलन उसमें है, तो कहेंगे वो जो प्रबलन है वो किसी भी प्रकार से स्ट्रेंथ जो है स्ट्रक्चर को नहीं देता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तब कहेंगे ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। और इसमें तो आपका रेनफोर्समेंट रहेगा। अभी रेनफोर्समेंट की बात होगी, इसमें लिख सकते हैं कंटेन रेनफोर्समेंट, प्रबलन, इसमें जो है आपका प्रबलन रहेगा, इसमें जो है प्रबलन रहेगा। तो अभी जो रेनफोर्समेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आपका मान के चलिए, आपको पता ही है, अगर रिपीटेबल से तैयारी कर रहे हैं तो रेनफोर्समेंट का मतलब है प्रबलन से, ठीक है। और प्रबलन से मतलब है क्या है, यहाँ पर हम लोग स्टील बार यूज कर रहे हैं। अभी इसका हम डिफिनेशन बताएंगे, रेनफोर्समेंट किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए पीएससी में देखिए क्या है, इसमें भी आपका क्या है, रेनफोर्समेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्या है देखिए, इसमें टेंडन बार रहते हैं, इसमें क्या है, पतली पतली तार रहती है, उसको तान दिया जाता है, ठीक है। तानने के बाद क्या है, उसके ऊपर कंक्रीट जो होता है ढलाई कर देते हैं। जब ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, तार को काट देते हैं। तार पहले से स्ट्रेस्ड रहता है, जैसे तार काटेंगे अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन कंक्रीट जो इसके चारों तरफ जकड़ा रहेगा, ठीक है। तो जब ये अंदर की तरफ जाएंगे तो कंक्रीट को ये क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। तो इसमें आप देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस हमेशा रहता है, ठीक है। पहले से ही आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा, बिना लोड लगे ही, एक्सटर्नल लोड नहीं लगाएंगे तभी आप देखेंगे इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप रहेगा। इसी के लिए बोलते हैं इसको प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट, ठीक है। ये आप कह सकते हैं। इसमें भी रीइंफोर्समेंट, इसमें भी आपका जो प्रबलन होगा वो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। हो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। तो अगर पतले पतले छड़ पड़े हुए हैं, जैसे पोल नहीं देखते हैं बिजली वाले खंबे, उसमें पतले पतले हैं, वो डिजाइन नहीं किए गए रहते हैं, वो डिजाइन नहीं किए गए रहते हैं, बस उसमें ऐसे डाल दिए जाते हैं। तो उस समय जो रेनफोर्समेंट डाले हैं बिना डिजाइन के, बिना मोमेंट का डिजाइन किए हो, कि मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए नहीं, ऐसे ही डाल दिया गया है, तब कहेंगे इसमें रेनफोर्समेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मोमेंट के लिए डिजाइन है तो कहेंगे रेनफोर्समेंट होगा, ठीक है। तो इसमें भी रेनफोर्समेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग कोड यूज करेंगे, पीएससी में कोड आ जाएगा आपका IS 1343, ठीक है। 1980, तो इससे मतलब नहीं होता, इस कोड से मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हम लोग यूज करेंगे, कोड IS 456, ठीक है। चलिए हम लोग RCC की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन सकता है, तो आप थोड़ा सा दिमाग में ये बात रखिएगा, ठीक है। को 3 टाइप के आपके कंक्रीट के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग आरसीसी में। आरसीसी में हम लोग कुछ कोड की बात करेंगे, वो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए एक चीज़ और बता देते हैं फेलियर के बारे में, कि कंक्रीट स्ट्रक्चर कितने तरीके से फेल हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे तो आपका जो है एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फेलियर इन कंक्रीट स्ट्रक्चर। कंक्रीट निर्माण में विफलता के प्रकार, ठीक है। 1 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है, यहाँ से आपका हो सकता है। तो देखिए क्या हमारा लिख सकते हैं, कंक्रीट, हिंदी में लिख सकते हैं कंक्रीट निर्माण में विफलता के प्रकार, विफलता के प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार से एक कंक्रीट स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको समझाते हैं। देखिए क्या है, यहां पर क्या है, एक बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, पतला बना देते हैं थोड़ा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर यूडीएल लोड लगा है, और ये लोड कैसा है आपका, कंप्रेसिव नेचर का है। बीम पर जो लोडिंग आती है ये कैसी है, कंप्रेसिव है, ये आपको ध्यान में रखना है, कंप्रेसिव लोड है। और यहाँ पर क्या है, इसकी इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर, कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, सपोर्ट है,
यहाँ पर आपका क्या है, सपोर्ट है। बीच में स्पैन की लंबाई आप देखेंगे कितना है, L है। तो इसमें आपको पता है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल लोड लगा है, यूडीएल लोड लगा है, तो बीच में आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो WL²/8 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा और ये हिंज और रोलर है तो यहाँ पर मोमेंट आपका 0 होता है। ठीक है, यानी कि SFD इसका ऐसा, BMD ऐसा बनता है, यहाँ पर आपका क्या होगा, WL²/8 होगा मैक्सिमम बीचों बीच। ठीक है, और शियर फोर्स डायग्राम कैसा होता है, रेड वाले से बना देते हैं। शियर फोर्स डायग्राम जो है ऐसे रहेगा, देखिए ऐसे रहेगा, लीनियर है, मतलब 2 ट्रायंगल है। चलिए बना दिए। ठीक है, ये शियर फोर्स, तो ये हो जाएगा WL/2 WL/2। ठीक है, तो ये SFD BMD आपका हो गया। ठीक है, कुछ थोड़ा सा यहाँ पर एज्यूम करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा काट दे रहे हैं, यहीं पर काट दे रहे हैं जानबूझ करके। देखिए सपोर्ट से थोड़ा कुछ दूरी पर इसको काट के हटा दे रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा काट दे रहे हैं। ठीक है, मटेरियल यहाँ से हटा दे रहे हैं, यहाँ से मटेरियल हटा दिए इस तरीके से। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है स्टील का बॉल रख दे रहे हैं। यहीं पर देखिए स्टील का बॉल रख रहे हैं, स्टील का बॉल रख दे रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन तो ऐसे रहेगा, ये वाला जो है नीचे स्लाइड करेगा। ठीक है, जब नीचे स्लाइड करेगा तो आप ध्यान से देखें ना, तो ये जो गेंद है इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में इस पर जो है एक शियर फोर्स काम करेगा। ठीक है, शियर फोर्स, एक फोर्स यहाँ पर काम करेगा, इसी के अपोजिट यहाँ पर भी एक क्या होता है, शियर फोर्स काम करता है। तो इक्विलिब्रियम पर अगर देखेंगे ना, तो ये रुका रहता है। मान लीजिए कोई सेक्शन है रुका हुआ है, गिर तो नहीं रहा है, और ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, इस पर 2 अपोजिट फोर्स लगे हुए हैं, शियर फोर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बॉल को हटा रहे हैं। ठीक है, इस बॉल को हटा करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक घन ला रहे हैं, मतलब एक क्यूब लाएंगे। यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, क्यूब ला रहे हैं। देखिए एक क्यूब ला रहे हैं, ये घन है। ठीक है, इस घन के इस फेस पर देख रहे हैं एक शियर फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर भी एक शियर फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि शियर फोर्स आपको दिख रहा है, सपोर्ट के नजदीक देखिए शियर फोर्स WL/2 है, जैसे इधर की तरफ जाएंगे वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पर देख रहे हैं एक शियर फोर्स ऊपर लगेगा और एक यहाँ पर नीचे लगेगा, यहीं पर लगेगा, एकदम 1 mm की दूरी है इन दोनों के बीच में, 1 mm की दूरी है। तभी इक्विलिब्रियम पर देखेंगे दोनों का योगफल 0 हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपका क्या है, ऐसे खड़ा रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसी को हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक फेलियर आपको दिखाना है, यहाँ पर आपको एक फेलियर दिखाना है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए इस तरीके से है, तो आपका क्या है, एक शियर फोर्स इधर लग रहा है, एक शियर फोर्स यहाँ लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों फोर्स के बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो इतना ज़्यादा है। ठीक है, वास्तव में फेस पर लगते हैं तो इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक कपल जनरेट हो जाएगा, V इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी के बराबर। लेकिन वास्तव में अगर बीम में देखा जाए, बीम इक्विलिब्रियम पर होगा, तो ये जो क्यूब है ये ऐसे रोटेट नहीं करेगा। तो होता क्या है, वास्तव में इस कपल को रोकने के लिए एक और स्ट्रेस, एक और शियर फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री शियर फोर्स। अगर ये स्ट्रेस यहाँ पर दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक और फोर्स जनरेट हो जाएगा जो कि उल्टा कपल यहाँ पर जनरेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जनरेट होगा, इनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री शियर फोर्स। अगर यहाँ पर फोर्स है तो शियर फोर्स कहेंगे, अगर स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेस कहेंगे, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। इनका डायरेक्शन देखिए, मैग्नीट्यूड आपका सेम होगा, ये लोग क्या करेंगे, ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वास्तव में इस क्यूब पर ऐसे फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये फोर्स लग रहा है। अब क्या है, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे ये वाला। ठीक है, अब आपको समझाना है फेलियर की बात। अब देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए एक डायगोनल ये दिख रहा है, एक विकर्ण जो है ये दिख रहा है, समझना है। ठीक है, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण आपका ये है। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब ध्यान से आपको देखना है, देखिए ये रेड वाला बना रहे हैं, एक डायगोनल आपका ये है।
ठीक, आपको ध्यान से देखना है। अब क्या है देखिए, इस फेस पर ऐसे फोर्स लग रहा है और इस फेस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये वाला फोर्स जो है इस वाले को इधर लाने की कोशिश कर रहा है और इस वाले के ये ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों फोर्स का जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, आप देखेंगे इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वी रिजल्टेंट। ऐसे इसका भी रिजल्टेंट आपको इधर दिखेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे दिखेगा, ठीक है। और जब ऐसे दिखेगा ना तो रिजल्टेंट फोर्स के कारण ये क्या होगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। ये वाला किनारा थोड़ा इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये वाला क्या होगा, थोड़ा इधर आएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से आप देखिए, यानी इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बनाएंगे। इसी चीज को बना रहे हैं, देखिए ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा इधर आएगा, ये वाला थोड़ा इधर। जब ये लंबा होगा तो ये डायगोनल थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक। ध्यान से देखिए जरा, बना देते हैं, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। और ये जो रेड वाला डायगोनल है ये लंबा हो गया, देखिए ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है ये लंबा हो गया, ठीक है। और ये जो डायगोनल है ये बेचारा थोड़ा सा छोटा हो गया। कैसे बनाए थे, हरा से बनाए थे। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर लंबाई बढ़ी है, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगा है, तो इस डायरेक्शन में आप देखेंगे, इस डायरेक्शन में टेंशन होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। ऐसे आप पकड़ के खींचेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस इस तरीके से आपका जनरेट होगा, ठीक है। आप ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, ऐसे लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें आपका टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, आपका टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो हरा वाला आपका डायगोनल है, ये जो हरा वाला आपका डायगोनल है ये टेंशन में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन में आ जाएगा। अगर आपका शियर फोर्स बढ़ता रहा, मान लीजिए लोडिंग आप बढ़ा दें, अगर ये शियर फोर्स बढ़ने लगेगा तो यहाँ पर जो है ये टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और अचानक में क्या हो जाएगा, यहीं से स्ट्रक्चर ऐसे फेल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डायगोनल, ये वाला डायगोनली क्या होगा, यहीं से फट जाएगा। मतलब कि अगर इस बीम को पूरा बनाएं तो आपको जो फेलियर दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे दरारें आपको देखने को मिल जाएगी। और ऐसा फेलियर जब होगा तो इसको बोलते हैं डायगोनल टेंशन फेलियर, ठीक है। किसके कारण फेलियर हो रहा है, शियर फोर्स के कारण। तो इसको अभी जो दरार आपका ऐसे पड़ गया इसको बोलते हैं शियर फेलियर। लेकिन अगर ये डायगोनल आपका, ये वाला डायगोनल टेंशन और डायगोनल अगर ऐसे फट रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल टेंशन फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको फेलियर एक दिख गया, एक फेलियर आपको दिख गया, ये हो गया हमारा डायगोनल टेंशन फेलियर, डायगोनल टेंशन फेलियर, ठीक है। अब क्या है, पेपर में ये सवाल है कि डायगोनल टेंशन फेलियर कब होगा, डायगोनल टेंशन फेलियर कब होगा। ये कब होगा, जब बेंडिंग मोमेंट आपका कम रहेगा, जो है बेंडिंग मोमेंट बहुत कम रहेगा और जो शियर फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इस दशा में जो फेलियर होता है उस फेलियर को बोलते हैं शियर फेलियर, ठीक है। शियर फेलियर कहेंगे, ठीक है, शियर फेलियर कहेंगे। और जो शियर फेलियर होता है दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा डायगोनल टेंशन फेलियर और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है आपका, अगर यहाँ से फेल हो रहा है, अगर ये डायगोनल आपका फेल हो रहा है, ये वाला अगर डायगोनल आपका फेल हो रहा है तो ध्यान से देखिए, ये लेंथ आपकी कम हुई है, ये लेंथ कम हुई है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कैसा रहेगा, कंप्रेसिव रहेगा। यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कंप्रेसिव होगा। तो ये डायगोनल आपका क्या रहेगा, कंप्रेशन में रहेगा, ठीक है। उसमें बनाना चाहिए लेकिन यहाँ बना दे रहे हैं, ये डायगोनल कंप्रेशन में होगा, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी तरीके से ये वाला फेलियर रोक दे रहे हैं, इस फेलियर को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो है इंक्लाइंड बार लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ऐसे इंक्लाइंड बार लगा देते हैं, इस तरीके से बार लगाएंगे। इस बार को जो लगा रहे हैं, यहाँ पर जो प्रबलन दे रहे हैं, इसको बोलते हैं शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, शियर रेनफोर्समेंट। तो अगर मान लीजिए डायगोनल टेंशन आप रोक लिए हैं और बहुत सारा छड़ नीचे भी डाले हुए हैं और यहाँ पर डाल दिए हैं और लोड आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक समय आएगा कि कंक्रीट जो होगा क्रशिंग में फेल हो जाएगा। उस समय जो फेलियर आपको दिखेगा ये वाला आपका दिखेगा, मतलब डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, ठीक है। कंक्रीट यहाँ पर क्रश हो जाएगा। इस दशा में भी आपका क्या होगा,
बेंडिंग मोमेंट कम रहेगा और शियर फोर्स आपका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, कारण यही है कि बहुत ज़्यादा आप रेइंफोर्समेंट जब प्रोवाइड कर देंगे शियर में भी और इधर भी लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट, तो उस दशा में अगर शियर फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया बेंडिंग मोमेंट से तो क्या होगा, आपका डायगोनल कंप्रेशन फेलर होगा। ठीक है, तो जब दरारें बनेंगी, जब दरारें आपकी बन जाएंगी, मतलब दरार बन के फेल हो रहा है इस तरीके से किसी एंगल पर झुका हुआ है, शियर फोर्स के कारण है, तो ऐसे फेलियर को बोलेंगे शियर फेलियर। ठीक है, शियर फेलियर कहेंगे। और ये दो टाइप का होगा, अगर कंक्रीट क्रश में फेल हो जा रहा है, क्रशिंग हो जा रहा है ऐसे तिरछे में ऐसे होगा, वास्तव में देखिए ये वाला इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर फेलियर दिख रहा है तो कहेंगे कंप्रेशन डायगोनल फेलियर है। ठीक है, अगर ऐसे बन रहा है तो हमेशा डायगोनल टेंशन फेलियर। ठीक है, तो जब शियर में फेलियर होता है कंक्रीट स्ट्रक्चर तो हमेशा जो है डायगोनल टेंशन फेलियर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस फेलियर को रोकने के लिए जो रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपका प्रबलन दिया जाता है उसको बोलते हैं शियर रेइंफोर्समेंट, अपरूपण प्रबलन इसी को कहा जाता है। ठीक है, हमेशा स्ट्रक्चर इसी में फेल होगा। तो दो टाइप का फेलियर आपको दिख गया, एक दिख गया डायगोनल टेंशन फेलियर और एक डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। ठीक है, अगर यहां से फेल होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर ऐसा फेलियर होगा तो ये आपका क्रश हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, आपका क्रश हो जाएगा। ये वाला डायगोनल जो आपका क्या है, कंप्रेशन में है। थोड़ा सा खोपड़ी लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला लेंथ छोटा हो रहा है तो इधर स्ट्रेस कंप्रेसिव आएगा, इसीलिए इस डायगोनल को बोलेंगे कंप्रेशन डायगोनल। ठीक है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, इधर लेंथ बढ़ रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि ये वाला आपका टेंशन में होना चाहिए। ना, ये डायगोनल देखिए ऐसे दब रहा है, कंप्रेशन में होगा। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे इसके लॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा तो ये डायगोनल आपका टेंशन में होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फेलियर में आपको दो फेलियर दिख गया, एक डायगोनल कंप्रेशन और एक डायगोनल टेंशन। तो हमेशा कंक्रीट स्ट्रक्चर इस वाले में फेल होगा। ठीक है, इसी वाले में फेल होगा। ये वाला तभी जनरेट होगा जब शियर रेइंफोर्समेंट और लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, उसी केस में। और शियर फेलियर हमेशा जनरेट होगा तभी जब शियर फोर्स बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए इधर ही फेल होता है नजदीक में। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। तो दो फेलियर आपको दिख गया, तो अभी हम लिख देंगे। तो कारण आपको पता चल गया, आपको कारण पता चल गया कि डायगोनल टेंशन फेलियर कब होगा और डायगोनल कंप्रेशन फेलियर कब होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपका यहाँ से बन गया। चूंकि पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बताना पड़ रहा है, क्योंकि फंडामेंटल हमें बताना है, इसीलिए थोड़ा सा लेक्चर ये बड़ा होगा। लेकिन रिकमेंडेड वैल्यू पर जब आएंगे हम लोग डिजाइन पर तो फिर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक फेलियर, दो फेलियर आपको दिख गए। ठीक है, एक दिख गया आपका डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, ये मतलब शेयर फेलियर में आते हैं, ये दोनों शेयर फेलियर में आते हैं। और एक हो गया डायगोनल टेंशन फेलियर, ये आपको दिख गया। ठीक है, तो इनको रोकने के लिए जो रेइंफोर्समेंट देते हैं उनको बोलते हैं हम लोग शियर रेइंफोर्समेंट, जो कि वर्टिकल स्टेरप्स के रूप में दे दिए जाते हैं अथवा बेंट अप बार के रूप में। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे जब डिजाइन में आएंगे तब। तो ये आपको दिख गया। ठीक है, यही फेलियर आपका जनरेट होगा। कब होगा, जब शियर फोर्स इज ग्रेटर देन बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, और इसमें भी शियर फोर्स इज ग्रेटर देन बेंडिंग मोमेंट। एक और मार दें बहुत ज्यादा। ठीक है, एंड shear reinforcement and main reinforcement मतलब longitudinal is very much क्या है, ये रेइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा है तब आपका कंप्रेशन दिखेगा। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया होगा। यही ऑब्जेक्टिव सवाल है, ये आंसर है इसका, ये आंसर है। अगर कहेगा शियर फोर्स बहुत ज़्यादा है, बेंडिंग मोमेंट बहुत कम है, तो कौन सा फेलियर होगा। तो हमेशा अगर ये चीज़ नहीं दिया कि रेइंफोर्समेंट के बारे में, तो आप यही हमेशा लगाएंगे कंक्रीट जो होगा इसी में हमेशा शियर में फेल होगा। ठीक, चलिए तो अब थोड़ी सी बात करेंगे, अब बात करेंगे एक और फेलियर की। देखिए ज़रा, एक होता है फ्लेक्सर टेंशन फेलियर, तीसरा भी आपको समझा देते हैं। ठीक है, तीसरा भी आपको समझा देते हैं, फ्लेक्सर टेंशन फेलियर। अनमन तनन विफलता। ठीक है, तनन विफलता। देखिए क्या अभी बीम बनाए थे हम, वही अभी हम बनाए थे, अभी हम लोग बनाए थे। ठीक है, जब हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे ना तो कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट आपका बीच में मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम होगा। ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है
न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर इधर कंप्रेसिव लोड है, इधर कंप्रेसिव लोड है, मतलब यूडीएल लगा कंप्रेसिव लोड। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका क्या होगा, जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा, जो भी बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा वो कंप्रेसिव रहेगा, नीचे आपका टेंसाइल रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टेंशन जोन, इसको बोलेंगे टेंशन जोन। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अब बेंडिंग तो आएगा, तो बेंडिंग के कारण जो होगा, बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट होगा उसको बोलेंगे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो हम अगर ध्यान से देखें तो जो कंक्रीट होता है कंप्रेशन में जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, कंप्रेशन में वो नहीं फेल होता। आप जानते होंगे कि कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से 10 गुना ज़्यादा होता है, लगभग 10 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो अगर फेलियर यहाँ पर डेवलप होगा बेंडिंग के कारण, अनमन के कारण जो फेलियर होगा वो इसी जोन में होगा। ठीक है, तो कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपका जो है, जहाँ पर आपका जो है बेंडिंग टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस आपका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये वहीं पर ज्यादा होगा जहां पर आपका मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम प्योर बेंडिंग इक्वेशन से निकाल सकते हैं m अपान आई बराबर सिग्मा अपान वाई, सिग्मा अपान वाई। ठीक है, देखिए एक दूसरे पर हैं ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे बीचों बीच, अगर आप देखेंगे बीचों बीच आप देखेंगे तो यहीं पर जो है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, बेंडिंग स्ट्रेस जो जनरेट होगा टेंशन वाला सबसे ज्यादा आपका यहीं पर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सिग्मा भी आपका इधर काम करेगा बीच से इधर, और सिग्मा भी आपका इधर काम करेगा। अब ये मैक्सिमम है। अब ये क्या करेंगे, अगर स्ट्रेस है एरिया का जैसे गुणा करेंगे वैसे ये फोर्स हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स हो जाएगा, ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा। ठीक है, तुरंत जो है इस जोन में क्या है, ऐसे दरार दिखेगी, जो कि दिखेगी आपको यहाँ से 90 डिग्री पर, हॉरिजेंटल से ये 90 डिग्री पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस फेलियर को बोलते हैं टेंसाइल, ये टेंशन फेलियर बोलते हैं अथवा फ्लेक्सर टेंशन फेलियर बोलते हैं। ठीक है, तो इस फेलियर को रोकने के लिए, इस फेलियर को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा मटेरियल डालेंगे, एक ऐसा मटेरियल यहाँ पर डाल देंगे जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है, और उसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट बिल्कुल कंक्रीट जैसा हो, तो उसी मटेरियल को बोलेंगे हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, रेइंफोर्समेंट बोलेंगे अथवा लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक डिफिनेशन समझ में आ रहा है कि रेइंफोर्समेंट हम लोग किसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर कंक्रीट स्ट्रक्चर है जहां भी आपका टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है, उस पूरा टेंसाइल स्ट्रेस को सहन करने के लिए, वियर करने के लिए जो भी आप मटेरियल वहां पर यूज करेंगे जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, उसी मटेरियल को बोलेंगे हम लोग रेइंफोर्सिंग मटेरियल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेइंफोर्सिंग मटेरियल के रूप में स्टील यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कंक्रीट के लगभग बराबर होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपका ज्यादा होता है, जो अन्य मटेरियल होते हैं उनकी तुलना में वो थोड़ा सस्ता भी होता है। तो यहाँ पर जो आप रेइंफोर्समेंट देंगे, यहाँ पर जो आप रेइंफोर्समेंट देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट, इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। और जो दरार पड़ रही है उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए जो यहाँ पर एक और रेइंफोर्समेंट देंगे उसको बोलेंगे शियर रेइंफोर्समेंट अथवा वर्टिकल रेइंफोर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पर होगा, क्यों फेल हो रहा है, जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वहीं पर आपका ये जनरेट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब तीनों फेलियर को हम क्या करेंगे, एक ही बीम में बनाएंगे, वो आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। तो कारण आपको दिख गया कि जो फ्लेक्सुरल टेंशन फेलियर डेवलप होगा वो होगा जब शियर फोर्स ना के बराबर होगा, ना के बराबर होगा। देखिए यहीं पर शियर फोर्स आपका 0 होगा और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा। ठीक है, तो इस केस में बेंडिंग मोमेंट आपका बहुत ज़्यादा रहेगा और शियर फोर्स जो है आपका बहुत कम रहेगा। तो यहाँ पर जो फेलियर होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, फ्लेक्सुरल टेंशन फेलियर। ठीक है, तो 3 फेलियर एक बीम में हम दिखाएंगे, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। यहीं से आपको रेइंफोर्समेंट के बारे में भी बताएंगे, कुछ स्टील के बारे में बताएंगे, बाकी और बहुत जानकारी चाहिए तो आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये यूडीएल कंप्रेसिव लोड है, ये कैसा है, कंप्रेसिव लोड, हमेशा ध्यान में रखना है कंप्रेसिव लोड है। और ये मान लेते हैं W किलो न्यूटन पर मिनट, कोई जरूर नहीं है पॉइंट लोड भी हो सकता है, लेकिन हम जानबूझ के ऐसा बना रहे हैं। इधर आपका सिंपल सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट को सिंपल सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक तरफ रोलर एक तरफ हिंज, अगर सिंपल सपोर्ट लग गया तो कहेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर आप देखेंगे तो एक जो है फेलियर डेवलप होगा, ठीक है। कौन सा फेलियर डेवलप होगा? इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर एक फेलियर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से है, तो कौन सा डायगोनल था? टेंशन वाला। तो ये हो गया आपका डायगोनल टेंशन फेलर, टेंशन फेलर, ठीक है, टेंशन फेलर। अगर कहीं आपका फेलियर ऐसा दिखता, इधर से दिखता, ठीक है। अभी एक और फिगर बना देते हैं, यहीं पर बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, जगह है इधर, इधर बना देते हैं। चलिए छोटा बीम बना देते हैं, छोटा बीम बना देते हैं। एक फेलियर और दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। अगर आपका दरार जो है क्रैकिंग ऐसे होता, ऐसे होता, तो इसको बोलते हैं डायगोनल कंप्रेशन फेलर, ठीक है, डायगोनल कंप्रेशन फेलर, ठीक है। आप ये देखेंगे यहाँ से जो एंगल होगा, ये याद रखना है, ये एंगल आपका क्या होगा? 45 डिग्री होगा। अगर इधर से देखेंगे तो 135, ठीक है। तो ये फेलियर जो हॉरिजॉन्टल से होता है, ये 45 डिग्री पर होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग इधर की तरफ जाएंगे, जैसे सेंटर की तरफ आप जाएंगे, मान लीजिए सेंटर है, सेंटर है, ठीक है, सेंटर की तरफ जाएंगे तो शियर फोर्स कम होने लगेगा। जब शियर फोर्स कम होने लगेगा ना, तो ये एंगल धीरे 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 बढ़ता जाएगा। जैसे आप बीच में पहुंचेंगे, यही दरार, एक दरार दिखेगी, बिल्कुल 90 डिग्री पर दिखेगी। तो वो जो 90 डिग्री पर आपको दरार दिखती है, जो क्रैकिंग दिखती है, उस फेलर को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? फ्लेक्सुरल टेंशन फेलर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक दरार दिखेगी, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है, 90 डिग्री बनाएगी, और ये 45 है, ठीक है। तो जो शियर फेलियर होता है, जो आपका ये शियर फेलियर हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री तक बनाएगा एंगल, ठीक है। जैसे जैसे इधर जाएंगे आपका क्या होगा? 90 डिग्री की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इससे पहले तक आप जस्ट पहुंचेंगे तो 90 डिग्री से कुछ कम रहेगा। तो ये जो आपको ये दरार दिख रही है हॉरिजॉन्टल से, इसका जो एंगल होता है 45 से लेकर के 90 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पर ये फेल होगा, ये भी आपका दिखेगा, ठीक है। तो इस दरार को रोकने के लिए जो रेनफोर्समेंट देंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे शियर रेनफोर्समेंट। इस तरीके से इधर भी दरार आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही 45 डिग्री पर फेल हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर भी बार हम बेंड करेंगे इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। वैसे यहाँ पर हुक बनाते हैं, आगे पढ़ाएंगे तो हुक आपके बताएंगे कितना मोड़ना है, सारा बताएंगे आपको, ठीक है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी आपका समझ लीजिए इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इस वाले फेलियर को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये वाला बेंट अप बार देंगे, ठीक है। और जो बेंट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, ये जो एंगल होता है, ठीक है, ये अल्फा कहते हैं, ठीक है। तो जो बेंट अप बार है, इसका जो अल्फा होता है, ये 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री से कम एंगल पर भी नहीं मोड़ना है और 60 डिग्री से ज़्यादा पर भी नहीं मोड़ना है, ठीक है। सबसे परफेक्ट जो बेंट अप होता है, अल्फा का मान होता है क्या? 45 डिग्री, ठीक है। सबसे परफेक्ट बेंट अप वाला जो काम करता है, इफेक्टिव जो होता है, वो 45 डिग्री पर आपको मोड़ देना है, ठीक है। जितने पर ये जनरेट हो रहे हैं उतने पर मोड़ दीजिए, इस तरीके से होगा, ठीक है। अथवा क्या होते हैं, बीम जब बनाते हैं ना, तो मेन रेनफोर्समेंट में क्या करते हैं? ऐसे छल्ले, 2 लेग्ड के वर्टिकल स्टेरअप्स लगा देते हैं यहाँ पर, तब भी रुक जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेनफोर्समेंट यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको तो एक ही छड़ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में जब क्रॉस सेक्शन बनाएंगे इस बीम का, इस दरार को रोकने के लिए रेनफोर्समेंट देंगे, तो वास्तव में ऐसे सेक्शन, एक छड़, 2 छड़, ठीक है ना, 2 छड़ है, मान लीजिए 2 छड़ है, तो आधा छड़ जो है बेंड की जाती है, ठीक है। आधा छड़ अगर सिंपली सपोर्टेड है तो यहाँ से L/7 दूरी पर, सपोर्ट से L/7 दूरी पर क्या किया जाता है? मोड़ा जाता है। इधर जो है ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो आधा छड़ जो है बेंड कर दी जाती हैं, और आधा छड़ जो रहेगा ये आकर के सपोर्ट में घुस जाता है, ठीक है। तो बाद में उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर एक रेनफोर्समेंट और है जो पीछे छुपा हुआ है, ठीक है, पीछे छुपा हुआ है एक छड़, पीछे इसके छुपा हुआ है, ठीक है। तो आपकी ये पीछे छुपा हुआ है, रेड वाला आपका पीछे छुपा हुआ है, बाकी सपोर्ट में आ जाता है, बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट,
रेइनफोर्समेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रेइनफोर्समेंट किस टाइप के फेलियर को रोकेगा, तो बोलेंगे फ्लेक्सुरल टेंशन फेलियर को। ठीक है, और जो ये शियर रेइनफोर्समेंट है ये किसको रोकेगा, ये आप बताएंगे डायगोनल टेंशन फेलियर को रोकेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये शियर रेइनफोर्समेंट है, क्या करेगा, डायगोनल टेंशन फेलियर को रोकेगा, और ये जो है फ्लेक्सुरल टेंशन फेलियर को रोकेगा। ठीक है, अगर ये डायगोनल कंप्रेशन में फेल हो रहा तब भी इसी यही रोकने के लिए होता है। तो यही ज्यादा डाल देंगे ना तो कंक्रीट इसके ऊपर जो है क्रश हो जाता है, तो ये फेलियर नहीं देखने को मिलेगा, हमेशा आपको ये फेलियर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये शियर रेइनफोर्समेंट है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि रेइनफोर्समेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के फेलियर होते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से एक दिख जाएगा। ठीक है, तो अब तक जो भी हम पढ़े हैं हमारा 1 से 2 नंबर का काम हो चुका है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग रेइनफोर्सिंग मटेरियल की। ठीक है, और कोड की बात करेंगे कि कौन सा कोड हमें यूज करना है। मिटा देते हैं इसको, किस कोड का हम लोग यूज करेंगे आरसीसी में, अब ध्यान में रखना है। तो पीएससी का तो बता चुके हैं कि 1343 यूज करना है, 1343 आप यूज करेंगे। ठीक है, बाकी इसकी बात देखते हैं आरसीसी की। ठीक है, तो जो रेइनफोर्समेंट यूज होता है वो स्टील यूज होता है। ठीक, तो चलिए आपको थोड़ा सा रेइनफोर्समेंट की बात कर लें, तब आते हैं दूसरे केस में। ठीक है, हल्का सा बताते हैं यहाँ पर, रेइनफोर्सिंग मटेरियल, प्रबलन पदार्थ, प्रबलन पदार्थ। तो पहला लेक्चर है तो इंट्रोडक्शन है, तो हर चीज बताना पड़ रहा है, तो समय लग रहा है। बाकी जैसे हम लोग डिजाइन में आएंगे उतना टाइम नहीं लगना है। ठीक है, तो प्रबलन पदार्थ की बात करें तो एक ऐसा पदार्थ है कंक्रीट स्ट्रक्चर में डाला जाता है। ठीक है, कंक्रीट स्ट्रक्चर में ऐसे जगह पर डाला जाता है जहां पर केवल टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, उसी टेंसाइल स्ट्रेस, उसी तनन प्रतिबल को वहन करने के लिए, बियर करने के लिए जो भी पदार्थ उस क्षेत्र में आप डाल देंगे जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, उसी पदार्थ को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रबलन पदार्थ। ठीक है, प्रबलन पदार्थ। तो प्रबलन पदार्थ में जो है बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे आपका क्या है, स्टील है, फेवरेट स्टील है, एल्यूमिनियम है, ब्रॉस है, कॉपर है, बैम्बू है, बांस है, लिख सकते हैं, इत्यादि बहुत सारे होते हैं मटेरियल। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम का टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, ब्रास का भी होता है, कॉपर का होता है। ठीक है, और स्टील का भी टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है, इसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है लगभग कंक्रीट के बराबर होता है। ठीक है, और इसका जो है कंक्रीट के दुगुना होता है। मतलब इधर जो मटेरियल आपके बने हैं ना ये तीनों, ठीक है, इनका अल्फा बहुत ज़्यादा होता है कंक्रीट से। ठीक है, बैम्बू का आप देखेंगे तो लगभग कंक्रीट के बराबर दिखेगा। ठीक है, अल्फा जो बैम्बू होता है, अल्फा मतलब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, मतलब कि 1 सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो मटेरियल की लंबाई में जितना भी इंक्रीमेंट होगा, वृद्धि होगी, उसी वृद्धि को बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक, अब ध्यान में रखिए जरा। ठीक, चलिए अल्फा देखिए बैम्बू का और कंक्रीट का लगभग बराबर होता है। ठीक है, लगभग बराबर होता है, और इसका भी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। अब क्या देखिए जरा, कंक्रीट है, ये कंक्रीट है। ठीक है, कंक्रीट का बना है, मान लीजिए रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में आप एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं। एल्यूमिनियम आपको थोड़ा सा समझा देंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों स्टील यूज करते हैं। कारण ऑब्जेक्टिव सवाल ये बनेगा, क्यों स्टील को ही रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की। ठीक है, ये आपका एल्यूमिनियम है, मान लीजिए ये एल्यूमिनियम का छड़ है, डाल दिए यहाँ पर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, कंक्रीट है ये हमारा। कंक्रीट का जो अल्फा होता है 11.8 होता है इंटू 10⁻⁶ पर सेंटीग्रेड, मतलब 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंक्रीट की लंबाई जो बढ़ेगी वो 11.8 इंटू 10⁻⁶ बढ़ जाएगी। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करेंगे, अल्फा 23 इंटू 10⁻�6 पर सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो जो ये आपका कंक्रीट है वो बढ़ेगा लगभग 12, मतलब ये बढ़ रहे हैं कंक्रीट यहाँ तक, थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब इसमें से क्या हो रहा है, इसके दुगुना जो है ये क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम बढ़ जा रहा है, तुरंत बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, कंक्रीट को क्या करेगा, ये तोड़ देगा। तो एल्यूमिनियम और ये सब यूज नहीं कर पाएंगे, इनका अल्फा जो है इससे ज़्यादा है। ठीक है, ये स्टील का जो अल्फा है,
स्टील का जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है ये होता है 12 × 10 के पावर -6 पर सेंटीग्रेड। ये दोनों लगभग कंपेरेबल है। कंक्रीट का देखिए, कंक्रीट का ये लिखे हैं, कंक्रीट का है अल्फा, ये दोनों की वैल्यू सेम है। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो एक साथ बढ़ेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो एक साथ घटेंगे, ठीक है। इसीलिए स्टील को, इन सब में स्टील को जो है क्या किया जाता है, रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में लिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, सबका होता है लेकिन इसका भी होता है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपका ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन में आपको ये लगाना है कि अल्फा दोनों का सेम है इसीलिए यूज करते हैं। इनका भी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसका भी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या है, इकोनॉमिकल है। तो सस्ता महंगी की बात नहीं है, मेन मुद्दा आपका यही है, वरना पूरा स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इकोनॉमिकल होता है। बांस सबसे सस्ता है, बांस जो है सबसे सस्ता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टील की जगह इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंक्रीट में पानी होता है और जब पानी के अंदर बांस दबा देंगे ना तो बहुत दिनों बाद ये सड़ने लगता है। सारी प्रॉपर्टी तो ठीक है लेकिन ये सड़ करके बाद में खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी आपकी जो होगी स्ट्रक्चर की वो कम हो जाती है, जल्दी से ढह जाता है, वो खत्म हो जाता है, सर्विसबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए बांस का यूज नहीं करेंगे। तो IIT कानपुर में इसी पर रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में स्टील को हम क्यों यूज करते हैं। क्योंकि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट स्टील का, इस्पात का और कंक्रीट का लगभग सेम होता है, मतलब तुलनीय होता है, आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है। अंबानी जैसे हैं, अंबानी के साथ जो उनके इतना धनी है उनके साथ आप तुलना कर सकते हैं। तुलना का मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वैसे दूसरे देश के भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो इन लोगों की मीटिंग हो सकती है, ये लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं नरेंद्र मोदी से कोई और देश का जो सबसे छोटा नेता है वो बात करेगा, ऐसा कुछ नहीं। तुलनीय होना चाहिए तब साथ में आप यूज करेंगे। चलिए, तो स्टील के लिए कौन सा कोड यूज करना है, कौन सा ग्रेड आप यूज करेंगे, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ठीक है। देखिए जरा, तो एक यूज करेंगे माइल्ड स्टील, डिनोट करेंगे Fe 250 से, Fe 250, इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 432, ठीक है ना। और ये दो ग्रेड में आएगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ग्रेड 1 कहिए, ग्रेड नहीं, टाइप वैसे लिखा जाता है, टाइप 1 एंड सेकेंड, ठीक है। दोनों के लिए कोड आपका यही है, ठीक है। दूसरा होता है आपका माइल्ड स्टील कह रहे हैं, मीडियम टेंसाइल स्टील, ठीक है। मीडियम टेंसाइल स्टील इसको डिनोट करेंगे Fe 350 से, ठीक है। Fe 350 से इनका भी कोड आपको सेम दिखेगा, IS 432, ठीक है, 432। अब ये जो सामने लिखा हुआ है, ये इसका क्या है, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है। इनका जो है मिनिमम यील्ड स्ट्रेस है, जो सामने लिखा हुआ डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है मिनिमम यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। मिनिमम यील्ड स्ट्रेस जो दिख रहा है FY दिख रहा है, ठीक है। इसका जो है इसको लिख लेंगे हम लोग 350 न्यूटन पर mm², ठीक है। और इसके लिए FY लिख सकते हैं कितना, 250 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये स्टील आप यूज कर सकते हैं, कोड आपको ध्यान रखना है 432 और IS 432, मतलब माइल्ड स्टील के लिए और मीडियम टेंसाइल स्टील के लिए, ठीक है। ये चीज हो गया। चलिए अगला स्टील जरा देखेंगे, तो कोड आप थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी आपको यील्ड स्ट्रेस के बारे में हम बता चुके हैं। यील्ड स्ट्रेस मतलब पराभव प्रतिबल। तीसरा देखिए, ठीक है। तो आप जानते होंगे यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, जैसे हल्का सा बता देते हैं। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस होता है इसी बोलते हैं हम लोग यील्ड स्ट्रेस अथवा डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है ना। इसी को बोल देते हैं हम लोग यील्ड स्ट्रेस। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा इसको बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस। इसको बोला जाता है क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पर लोडिंग के कारण कहीं भी स्ट्रेस देख लें, जैसे कोई लोड लगा कितना, 10 किलो न्यूटन का, अगर 10 किलो न्यूटन का लोड लगा है आपके स्पेसिमेन पर, ये आपका टेस्ट है, लोड लगा रहे हैं 10 किलो न्यूटन, तो कोई ना कोई आपका स्ट्रेस जनरेट होगा। स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, और इसका एरिया है। तो इस लोड पर जो स्ट्रेस यहाँ पर डेवलप हो रहा है इसको बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस।
आपको समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेट स्ट्रेस किसको बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस किसको बोलते हैं, और वर्किंग स्ट्रेस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, यील्ड स्ट्रेस FY है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो आगे लिखा है ये मिनिमम यील्ड स्ट्रेस आपका लिखा हुआ है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे हम। तीसरा हमारा है HYASD बार। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं इसका फुल फॉर्म हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, तो इसका जो कोड होता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा कोड होगा, IS 1786, याद रखना है ये कोड आपका होता है। ठीक है, तो मार्केट में जो अवेलेबल है उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में देखिए किस किस ग्रेड में यूज करते हैं, FE 415 के रूप में अवेलेबल है, FE 415 डी के फॉर्म में आपका मतलब इस ग्रेड में अवेलेबल है। ठीक है, एक ग्रेड है FE 415S। ठीक है, एस है वो, याद रखिएगा। डी मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी, इसकी थोड़ी सी डक्टिलिटी बढ़ा देते हैं कार्बन की मात्रा घटा करके। इसमें कार्बन ज़्यादा रहेगा, इसमें थोड़ा सा कम रहेगा, इसमें और भी कम रहेगा। ठीक है, इसमें फास्फोरस सल्फर जो रहते हैं उसको कम कर दिया जाता है, जो इम्प्योरिटी रहती है ना उसको कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे कम करेंगे इसका यील्ड स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये जो बार है, ये जो आपको दिख रहा है ग्रेड स्टील का, इसका कोई यील्ड स्ट्रेस पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें ये होता है। ठीक है, ये जो आपके स्टील के ग्रेड दिख रहे हैं, मतलब HYSD जो बार आपको दिख रहा है, जो भी स्टील है, इसका कोई यील्ड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, जब यील्ड पॉइंट अगर नहीं होता है तो इसका यील्ड स्ट्रेस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका यील्ड स्ट्रेस, हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में 0.2% के स्ट्रेन पर, 0.2% के स्ट्रेन पर जो भी स्ट्रेस आपको मिल जाता है उसी को बोल देते हैं यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो है यील्ड स्ट्रेस दिखेगा, तो मिनिमम यील्ड स्ट्रेस लिख सकते हैं, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस। ठीक है ना, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस मतलब FY, मिनिमम कह सकते हैं। ठीक है, मिनिमम, और यही हमें यही हम लोग यूज भी करते हैं, मिनिमम, और एक मैक्सिमम भी होता है, मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस। ठीक है ना, ये यूज नहीं किया जाता है FY मैक्स, FY मैक्स। ठीक है, तो मिनिमम जो होगा इस वाले का ये होगा FY बराबर कितना, 415 न्यूटन पर mm², ये हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा यही, FY 415 न्यूटन पर mm² हो जाएगा, इसका भी वही हो जाएगा, मिनिमम वाला 415 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम आपका कोई डिफाइंड नहीं है, कोई डिफाइंड नहीं है। ठीक है, डिफाइंड नहीं है, इसका मैक्सिमम डिफाइंड है, ये होता है 540 FY मैक्स, 540 न्यूटन पर mm², यानी कि पेपर में आ सकता है। ठीक है, यानी कि आपका ये आ सकता है कि मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस ऑफ FE 415 ठीक है ना, इसी के लिए डिफाइन किया गया था, ये होता है 540। ठीक है, आप कोड देखिए कौन सा है, IS 1786, जो इनके बारे में बात करेगा। इस कोड को डाउनलोड कीजिए, पेज नंबर 6 पर जाइए, टेबल नंबर 3 देखिए। ठीक है, टेबल नंबर 3 में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, टेबल नंबर 3 में आपको मिलेगा, किस पेज पर, पेज नंबर 6, पेज 6 टेबल 3। ठीक है ना, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो एक आप देखेंगे इस ग्रेड में अवेलेबल रहेगा, FE 415 रहेगा, D रहेगा और S रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा यहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, कहेगा इसका मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस कितना होता है, तो 540 होता है, 540 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो इसको मिटाएंगे। मार्केट में और भी अवेलेबल है HYSD बार, उसकी थोड़ी सी और बात करते हैं। ठीक है, तो इनको मिटा करके आपको हम बताएंगे। अब थोड़ा मार्केट में जाएंगे तो आपको एक और मिलेगा HYSD बार, FE 500, FE 500D, FE 500S। ठीक है, यस दिखेगा। इसमें सल्फर जो है कम कर देते हैं, सल्फर कम कर देते हैं, और इसकी तुलना में इसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, तो D से डिनोट करते हैं, सल्फर इसमें कम कर देते हैं, कार्बन भी कम करते हैं इसमें भी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मिनिमम की अगर बात करें, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस की, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस, तो इनका हो जाएगा 500 न्यूटन पर mm², और इनका भी हो जाएगा 500 न्यूटन पर mm², इसका भी हो जाएगा 500 न्यूटन पर mm²। ठीक है, लेकिन मैक्स की बात करें तो नो डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और इसका डिफाइंड किया गया है 625।
ठीक है, यानी पेपर में अगर आएगा तो क्या आएगा, अलग वाली चीज आएगी। ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से फिर बन गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बन गया, क्या कहेगा, मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। 0.2 स्ट्रेन पर जो स्ट्रेस आपको मिलेगा उसे बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं, बाद में सो में पढ़ाएंगे तो ज्यादा बताएंगे। मार्केट में HYSD जो है और भी अवेलेबल है, जैसे FE 550, ठीक है, 550 आपका रहेगा, FE 600 रहेगा, ठीक है। तो हमारे पेपर में जो रहेगा हमेशा आपको देखने को मिलेगा 415, IS 415 देखने को मिलेगा। इतने ग्रेड के स्टील आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो जो पेपर में यहाँ से आने वाली चीज है वो आपका आएगा मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस, मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस फॉर FE 415S और FE 500S, ठीक है। इनका आएगा F मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस कितना होगा, यही आपका आएगा, ठीक है। इनका आ सकता है अथवा इसका आ सकता है, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रेनफोर्समेंट के बाद, ठीक है। उम्मीद है इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन से ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी पढ़ाएं यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखेगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन फिलॉसफी और वर्किंग स्ट्रेस के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ लेंगे, ठीक है। कितना परसेंटेज ऑफ स्टील बीम में होना चाहिए, कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए रेनफोर्समेंट के बीच में, हॉरिजॉन्टल कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। नॉमिनल कवर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अगले लेक्चर में आपका वर्किंग स्ट्रेस जो है सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए पूरा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अगले जो लेक्चर आएगा, तीसरा लेक्चर आएगा, उसमें डबली आपका कवर कर देंगे और फ्लैंज बीम मतलब टी बीम आपका कवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपका स्लैब पढ़ा देंगे, स्लैब आपका कवर हो जाएगा। और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपका कॉलम पढ़ा देंगे, ठीक है। कॉलम और फुटिंग एक साथ चलेगा। मुश्किल से 7 से 8 लेक्चर में RCC आपकी कंप्लीट हो जाएगी और पेपर में इसके बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है, ठीक है। तो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोर्स परचेज करना है UP SSC का तो आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। UP SSC का जो कोर्स होगा वो 50 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 50 दिन मैक्सिमम है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 दिन में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल डीप नॉलेज के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।